नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को 30 अप्रैल तक यात्रा की सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को हर 2 हफ्ते में तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीएम ने 15 दिन में तैयारियों की समीक्षा करने की बात भी कही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक थी। 30 अप्रैल तक सभी अधिकारियों को कहा गया है कि चारधाम की जो भी व्यवस्थाएं उसे दुरुस्त कर लिया जाए। बीच बीच में आप चारधाम की यात्राओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करें और सीएम भी 15 दिन में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चारधाम सामने आ रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुलने की तिथि सामने आ गई है, घोषित हो गई है। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियां चुस्त और दुरुस्त, ये हमने कहा कि समय पे हो जानी चाहिए। तो सड़क से लेकर के पानी और बिजली और स्वास्थ्य और आपका ट्रैफिक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है और उनसे रूबरू बात हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं उनके डीएम और एसपी को भी रूबरू बातचीत वर्चुअल उनसे भी पूछा क्या समस्याएं, दिक्कतें, और बाकी सब इस पे बातचीत करते हुए समय पे उनको बजट और फंडिंग और हर 2 हफ्ते बाद मॉनिटरिंग अधिकारी समीक्षा करे, अपने अपने विभागों की जाए। और मैं भी स्वयं 15 दिन बाद समीक्षा करूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज सारे बीआरओ से लेकर के ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, ये सारे सचिव और अधिकारी थे और उनसे सब तैयारी की दिशा से बातचीत हुई है और वो तैयारी हमारी चल रही है, होगी। और चार धामों के कपाट खोलने को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कपाट पुरानी परंपरा के अनुसार ही खोले जाएंगे। पुरानी परंपरा के तहत पंडा पुरोहितों के समाज से भी परंपरा अनुसार पुजारी आएंगे। गंगोत्री धाम का उदाहरण देखें तो यहां पर प्रत्येक साल पुजारी समाज से रोटेशन के अनुसार 15 लोग नियुक्त होते हैं। चार धाम देवस्थानम एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद नई व्यवस्था के तहत इसमें पुजारी समाज के अलावा सरकार द्वारा नियुक्त लोगों को भी शामिल होना था। इसके अलावा दान पात्र सरकारी संरक्षण में होने के साथ ही पुजारियों को बोर्ड द्वारा वेतन देने की व्यवस्था भी की गई थी। मंदिरों की अंतिम व्यवस्था के लिए सीईओ नियुक्त था, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत सभी व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन के हाथ में ही रहेंगी। देखिए, जहाँ तक खुलने का प्रश्न है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी तिथियां घोषित हो गई है। वो पूरी तरह जो पुरानी व्यवस्था थी उसी अनुकूल चलेगा। जो जिसके अधिकार है, हक हकूक है, वो किसी प्रकार कोई छीनेगा नहीं, बना रहेगा। बाकी जो अन्य उनकी समस्या है उसके लिए मैं उन लोगों को बुलाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उस समाज को, और उसके बाद उसको विचाराधीन मैंने किया है, रखा है। नमस्कार। और इधर सीएम से मुलाकात के बाद चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता और गंगोत्री मंदिर समिति के पुरोहित ने सीएम का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद भी किया। और इधर सीएम से मुलाकात के बाद हम चारधाम के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद पर बैठने पर हमने उनको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं अपने चारधामों की ओर से, और उनकी ओर से जो पहल की गई है देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार के लिए, उसके लिए भी हमने उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही वे चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित करेंगे और देवस्थानम बोर्ड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगोत्री मंदिर समिति की तरफ से गंगा जल प्रसाद भेंट किया गया और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी भावना को समझा। और हमने उनसे निवेदन किया कि जो देवस्थान बोर्ड है उसमें आप विचार करें और इस देवस्थान बोर्ड को ख़त्म करें। उन्होंने हमको कहा कि हम आपसे वार्ता करेंगे। उन्होंने हमको बुलाने के लिए कहा कि हम आपको बुलाएंगे। और मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा भी होगा। मंत्रियों के विभाग कब तक बढ़ जाएंगे? मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से पीएम मोदी की तारीफ कुछ इस अंदाज में की, आप जरा सुनिए। कहता हूं, लोगों को द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप
युग में हम मानने लगेंगे वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। और सरकार बदलते ही गैर सैंड कमिश्नरी के मुद्दे पर बीजेपी में खुलकर अब विरोध देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कमिश्नरी को गलत निर्णय बताते हुए इसको रद्द करने की मांग की थी। वहीं अब सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कुछ ऐसी ही मांग कर डाली है। हरक सिंह त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन वो पहले चुप रहे। अब हरक सिंह का कहना है कि गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने को लेकर तत्कालीन सीएम ने किसी की राय नहीं ली। हरक सिंह का कहना है कि घोषणा होने के बाद उन्होंने सीएम से मिलकर इसका विरोध भी किया था। मैंने त्रिवेंद्र रावत जी से कहा था इसमें पार्टी के स्तर पर सलाह मशवरा होना चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि वो निर्णय किससे पूछ के कैसे लिया गया। लेकिन मैं देखो व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि वो निर्णय उत्तराखंड के हित में नहीं था, पार्टी के हित में नहीं था। जिला बनता गैरसैंण तो वो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा होता, वो वहाँ के लोगों को भी फायदा होता, गैरसैंण के लोगों को फायदा होता। द्वाराट और कर्मबाग विधानसभा मिलकर एक जिला बनता। और हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ मेले में जोखिम हो सकता है, इसलिए सभी दिशा निर्देशों का पालन बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 1 साल पहले आज ही के दिन प्रदेश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और इसके बाद त्रिवेंद्र रावत ने जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भी मुलाकात की और हरिहर आश्रम में शिवलिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कल ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी हरिद्वार आश्रम का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है तो वहाँ 150 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है, इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से सम्मान किया और इस रैली महानगर कार्यालय होते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचा। और देहरादून की जनता आज घरों से निकलते ही जाम में फंस गई। शहर में स्मार्ट सिटी के चलते पहले ही आम जनता परेशान थी और आज बीजेपी की सम्मान रैली के चलते रूट को डाइवर्ट किया गया, जिससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी। शहर में हर चौक चौराहे में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। खराब स्थिति है सर, कहने को हरिद्वार से देहरादून, हरिद्वार से आ रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं हमें सर, जाम में फंसे पड़े हैं। मोहकमपुर से जाम 1.5 घंटा हो गया, जाम ही जाम है सर। परेशानी तो पड़ती है जाम से, पब्लिक को तो परेशानी है। जाम क्या कर सके इसमें जब पब्लिक आ रही है तो हम कब से खड़े हैं? 1.5 घंटा हो गया। मैं घर में टाइम पे पहुंचना, घर में मृत्यु हो रखी है और हम पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ फंसे पड़े। मेरे को कम से कम 1 घंटा हो गया भटकते, उधर गए, उधर से इधर से आ रहे, उधर से इधर आ रहे, घूम ही रहे हम जब से। तो एक तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, दूसरा आज बाइक रैली निकाली जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? जाम खुली है जस की तस है, लोग परेशान हो रहे हैं। नीलू, मैं बात करूं क्योंकि देहरादून की अगर कुछ दिनों के से स्थितियां देखें तो लगातार लोग जाम में फंस रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इसलिए हो गया क्योंकि शहर में कई रैलियां चली, हम चाहे बीजेपी की रैली बोलें या अन्य जो 1-2 रैलियां और भी यहाँ पे अन्य पार्टियों की चल रही हैं। आज उसके कारण पुलिस ने भले रूट डाइवर्जन किया था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जाम पूरे शहर में लबालब फैला है। लोग रैंक के अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं। जहां जिस इलाके में पहुंचने को मात्र 2 से 3 सेकंड यानी कि 2 से 3 मिनट लगते थे, आज उनको आधा घंटा लग रहा है। अभी हम खड़े हैं तहसील चौक पे, आप देख सकते हैं कि रैली अभी यहां से गुजरी है और आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका ये जाम से पट गया है। पुलिस वाले यहाँ पे मशक्कत कर रही है कि जाम को जल्द से जल्द डाइवर्जन किया गया था, रूट को दूसरी जगह किया गया था, अब रूट को सामान्य किया गया है या फिर अभी भी बहुत सारे रूट बंद हैं जहां पर लोग परेशानी उठा सकते हैं? उनके लिए किसी तरह की कोई जानकारी कि हाँ आप इस रूट पर ना निकले, जाम में फंस सकते हैं?
बिल्कुल नीलू, क्योंकि रैली अभी निकली है। अभी हम बात करें, रैली प्रिंस चौक पहुंची है। प्रिंस चौक के बाद करीब रैली को जहां पहुंचना, यानी कि बीजेपी कार्यालय जहां पहुंचना है, वहां चाहते जाते रैली को अभी 1 घंटे का समय लगेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि और भी जो इलाके हैं वो जाम से अभी पूरा शहर लबालब है। अभी हमारी बात हुई थी कि अलग अलग जो रैलियों के जहाँ से रैली निकलना है उन इलाकों में, तो लोग अभी भी वहाँ खड़े हैं, लोग अभी भी वहाँ जाम के जाम में फंसे हैं। भले ही पुलिस के कुछ चुनिंदा लोग सड़कों पे हैं, वो रैली को जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां बड़ी प्रतिकूल दिख रही हैं नीलू। बिल्कुल, तो अभी भी बीजेपी की रैली अभी चली रही है, कुछ जगहों से और गुजरना है, इसलिए लोगों को अभी कुछ घंटे तक जाम का इसी तरह से सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देहरादून से खबर मिल रही है, यहां पर आप काला दिवस मनाने जा रही है। 18 मार्च को काला दिवस आप मनाने वाली है। सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जाएगा। आपने ही फैसला रोल बैक करती है और बीजेपी इस तरह की बात कही है। 70 विधानसभा में मनाएगी आप काला दिवस, तो काला दिवस आप मनाने जा रही है। सभी के सभी 70 विधानसभाओं में यह काला दिवस मनाया जाएगा। और बैंक के प्राइवेटाइजेशन में जाने के फैसले का विरोध करते हुए आज देश भर में सरकारी बैंक बंद है। 9 यूनियन के संयुक्त फोरम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, जिसका आज पहले दिन ही व्यापक असर देखने को मिला। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी वो परेशान दिखाई दिए। बैंक यूनियन ने विभिन्न संगठनों से भी हड़ताल को समर्थन देने की मांग की है। वो बैंक बंद है, उन्होंने मना कर दिया, काम नहीं हो रहा। जानकारी थी आपको? ना मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम होता तो मैं आता ही क्यों यहाँ पे। और निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। आज कल बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे आम ग्राहकों को भारी परेशानी होगी। अल्मोड़ा में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। कर्मचारियों ने एसबीआई बैंक के मुख्य शाखा के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो निजीकरण सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया गया है, बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है, तो इसके लिए और इस बार का जो 2 बैंकों को, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने की बात है, तो उसका विरोध करने के लिए हमने 2 दिन की हड़ताल की है, 15 तारीख को आज और कल को। और कृषि कानूनों के साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर आज खटीमा में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। किसानों ने कहा कि बढ़ती महंगाई से घर का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है। जो देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जो डीजल पेट्रोल की कीमतें 90-100 हो रही हैं, सिलेंडर की कीमत जो है 900-1000 रुपये हो जा रही है, और आम आदमी का जीना भी दुश्वार हो गया है। रोज़ की रोजी रोटी में आमरा की ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब करके रख दिया है सरकार ने। हम आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो एक कॉल आई थी, उसके महंगाई के विरोध में हम राष्ट्रपति के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सभी पूरे भारत में किसान जो है सरकार विरोधी दिवस मना रहे हैं। सरकार ने किसानों के साथ ये वादा किया था कि सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी तो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, मगर हर रोज डीजल, पेट्रोल और गैस के इतने दाम बढ़ चुके हैं। और ब्रेक के बाद बात हरिद्वार महाकुंभ की। तो हरिद्वार कुंभ के लिए गाना बनाने वाले को सरकार 1 लाख रुपए का इनाम देगी। मेला प्रशासन ने इसके लिए गीतकारों से हिस्सा लेने की अपील की है। 25 मार्च तक इसके लिए गीतकार हिस्सा ले सकते हैं। तो कुंभ पर जो बेहतर गाना बनाएगा उसको पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 25 तारीख तक वो अपना नाम इसमें दाखिल करवा सकते हैं। और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत 112 बीघा जमीन भूमि इन दिनों खनन का अड्डा बन चुकी है। खनन कार्यों की भेंट चढ़ चुकी जमीन में गहरे गड्ढे, इसे लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने की जगह लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तमाम प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया था, स्वीकृत करवाया था, जिस पे काम भी प्रारंभ हो गया था। 4 दीवारी का काम हो गया था, वहाँ पे ट्यूबवेल का निर्माण हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और उन्होंने उसको खनन का अड्डा बना दिया। श्रम विभाग को उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए श्रम विभाग को ट्रांसफर कर दिया।
और टनकपुर जौलजीबी सड़क टेंडर को लेकर लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेवाल ने अपने ही तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार को सदन में घेरकर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया। अब प्रदेश में सरकार बदल गई है, ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि क्या पूरन फर्तेवाल पहले की तरह मुखर रहेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार वही करेगी जो सही होगा। सरकार हो चाहे न हो, जो है कि सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए, क्योंकि जनता इसलिए उसे विधानसभा भेजती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री से झगड़े के कारण वो प्रश्न थे या फिर वाकई पूरन फर्तेवाल अपने क्षेत्र के प्रति गंभीर थे इसलिए वो प्रश्न थे। अब देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद पूरन फर्तेवाल जी का क्या रुख रहता है। जो मुद्दे सही होंगे उन मुद्दों पर निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर विचार भी करेंगे, और जो बातें तथ्यात्मक सही होंगी और जांच का विषय होगा तो निश्चित रूप से जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमालयन अध्ययन मिशन के तहत सभी हिमालयी राज्यों में नेचर लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब तक 12 में से 6 हिमालय राज्यों में सेंटरों की स्थापना हो चुकी है, जबकि अन्य राज्यों में वन विभाग के साथ बैठकें की जा रही हैं। मिशन के नोडल अधिकारी के मुताबिक नेचर लर्निंग सेंटर में शोधार्थियों को शोध करने में मदद मिलेगी। प्रयोग भी है कि हर राज्य में हम एक नेचर लर्निंग सेंटर बनाए जो कि स्टेट ऑफ आर्ट, जिसको कहते हैं ना कि आज का आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लैस हो, और जिसमें कि हम बहुत सारी जो क्षेत्र की विविधताएं हैं, जैव विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो या लोगों का रहन सहन हो, इससे जुड़ी बातों के बारे में और पर्यावरण के बारे में आमतौर पर जनता को जानकारी देने के लिए, खास तौर पर विद्यार्थियों को इस विषय में जागरूक बनाने के लिए इस नेचर लर्निंग सेंटर का स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रदेश कांग्रेस एक तरफ सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है तो दूसरी तरफ अंदरूनी घमासान से जूझ रही है। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैलियों की शुरुआत श्रीनगर से की है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी भी साफ नजर आई, क्योंकि कांग्रेस के नेता एकजुटता की बजाय खुद का शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। चुनावी नेतृत्व के लिए चेहरा घोषित करने के लिए पार्टी में मचे बवाल से हरीश रावत और इंदिरा हृदय दोनों ही इनकार करते हैं। हमें अपनों से निपटने की जरूरत नहीं, वक्त की नजाकत को देखते हुए पूरी कांग्रेस एक। धड़ेबंदी कहा जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर है। चेहरा विवाद कोई नहीं खड़ा है, ना होता है। कांग्रेस का एक सिस्टम है, जब सेना आ जाएगी तो सेनापति घोषित होता है, हमेशा तरीका ये है। जनाक्रोश रैली में भी मंच पर अव्यवस्था दिखाई दी। मंच पर बैठने के लिए नेताओं में होड़ लगी रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार कर इसे भावों की अभिव्यक्ति बताते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। अब जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस में जो है एकमतता नहीं है। फिलहाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली भले ही निकाल रही हो, लेकिन उसकी अंदरूनी घमासान भी एक चुनौती है, और अगर जल्द सब ठीक नहीं हुआ तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।